नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप लोगों का फिर से आरएम के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता चल ही गया है कि 14 तारीख से आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो फॉर्म तो फिलअप हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर किस जोन से फॉर्म फिलअप किया जाए, कौन सा जोन सेफ जोन होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के डाउट है डॉक्यूमेंट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, कि कास्ट सर्टिफिकेट जो हम अपलोड करेंगे वो पुराना वाला होना चाहिए कि नया वाला होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन है जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी दुविधा है फॉर्म फिलअप करने के लिए, इस दुविधा को मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, फॉर्म फिलअप करना पहला स्टेज है और पहला स्टेज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने स्कोर भी बहुत अच्छा किया CBT 1 CBT 2 में, लेकिन फॉर्म में थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो इसकी वजह से क्या होगा कि लास्ट में आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपको समस्या हो जाएगी। हो सकता है कि आपने इन्फॉर्मेशन सही से ढंग से नहीं डाला हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कुछ आपने फॉर्म को ठीक से फिलअप नहीं किया, कुछ एरर आ गया और उसकी वजह से आपका जो सपना था रेलवे में जॉब करने का वो सपना अधूरा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो वहाँ पे कोई सी एकदम वहाँ पे नो मर्सी, किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो आपको सीधे छाड़ देगा। इसलिए फॉर्म को भरने एकदम आराम से भरिए, 1 महीना आपके पास टाइम है, आराम से फॉर्म भरिए। जो भी आपके डाउट हैं वो हम लोग यहाँ पे आपके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए, आपको जैसे पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ कि कौन सा जोन सेफ होगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि 14 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ठीक है ना। 1 महीने का टाइम दिया हुआ आपको, 1 महीना आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि आपको पता चली गया कि लगभग 5 तरह की वैकेंसी आई है, ठीक है ना। 5 तरह की पोस्ट आई हुई है, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट है? चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, ये नई ये आप बोलेंगे कि नई पोस्ट है। ये पिछले बार जो एनटीपीसी हुई थी इसमें ये पोस्ट नहीं थी, ये नई पोस्ट दी गई है, ठीक है ना। ये कैसे होता है? जैसे कि पहले कोई स्टेशन मास्टर प्रमोट होता है तब जाके यहाँ पे पहुँच पाता, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस पोस्ट पे आ जाते हैं, आप आ सकते हैं। कितनी सीटें दी गई हैं? 1736। स्टेशन मास्टर, ठीक है ना, सब लोग का प्रेफरेंस जो होता है वो स्टेशन मास्टर का होता है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर की कितनी सीटें हैं? कितने? 994। फिर गुड ट्रेवल मैनेजमेंट में गुड ट्रेवल मैनेजर कितनी है? 3144। फिर उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स कितनी है? 1507। उसके बाद सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट कितने हो गई? 732। तो टोटल आपकी सीटें कितनी हैं? 1813। ये किसकी? ग्रेजुएट लेवल की है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट लेवल की 800 कितनी सीटें? 113, ठीक है। दूसरी भी है, एक और है, कौन सी? अंडर ग्रेजुएट जो हैं, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए भी 3000 प्लस सीटें आई हुई हैं, ठीक है। तो ये तो ग्रेजुएट लेवल की हैं। तो ये 5 पोस्टें आपको दी हुई हैं, तो आपको प्रेफरेंस चुनना है, जो जिसमें आप चाहते हैं, जिस पोस्ट को आप चाहते हैं उसका प्रेफरेंस आप पहले देंगे, ठीक। यहाँ पे हमको देखना है कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकता है, कौन कौन व्यक्ति इसमें भर सकता है। देखिए, कौन कौन भर सकता है? जो ग्रेजुएट हैं, तो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी उम्र 18 कम से कम 18 हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? 18 से 36 एज है, तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। पहले ये जो एज थी 18 से 36 कैसे कितनी थी? 18 से 33 थी, ठीक है ना पहले, लेकिन 3 साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से जो आपका जो इतना सारा टाइम लॉस हुआ है, तो उसको एक तरह से समझे कंपनसेशन के तौर पे आपको दिया गया है 3 साल, ठीक है ना। जो बच्चे, तो समझ ले कंपनसेशन की तरफ पे ये दिया गया है, ठीक। तो इसी वजह से 18 से पहले 1833 था, अब 18 से कितना हो गया? 36 साल हो गया, ठीक। ये हो गया ग्रेजुएट लेवल के लिए। जो बच्चे, और अंडर ग्रेजुएट के लिए कितना है? 3000 तो सीटें हैं। तो इसमें कौन है? जो बच्चे 12th पास हैं उन बच्चे के लिए ये सीटें हैं, कितनी? 3000 प्लस है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रेजुएट हैं वो इस पोस्ट को ही भर सकते हैं और इस पोस्ट को ही भर सकते हैं, ठीक है। और जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो बस इसी पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैटर्न को समझते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है, उसमें किसी तरह का बदलाव हुआ है कि नहीं। देखिए, इसमें भी यहाँ पे एक बदलाव हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पैटर्न क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है 3 चरणों में होने वाला है। CBT 1, CBT 2, उसके बाद साइको टेस्ट होगा। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें CBT 1 और CBT 2 के बाद आपको फिर कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेज क्या है?
CBT1। तो CBT1 में हम क्या देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कि आप यहाँ पे देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100, ठीक। टाइमिंग कितनी दी हुई है आपको 90 मिनट। 40 क्वेश्चन किसके हैं आपके पास जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, CBT1। तो CBT1 ये क्वालिफाइंग नेचर का, तो जो बच्चे ये क्वालिफाइंग नेचर का जो बच्चे इसमें जो कटअप इसको CBT1 के जो कटअप से पार हो जाएंगे वो बच्चे ही CBT2 में का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिफाइंग नेचर का, इससे आपकी कोई मेरिट बनने वाली नहीं है। आते हैं फिर CBT2 पे। तो CBT2 में देखो क्या पैटर्न एग्जाम का, यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने हैं 50, मैथमेटिक्स के कितने हैं 35, रीजनिंग के कितने हैं 35, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 120 क्वेश्चन है, ठीक। और एग्जाम टाइम ड्यूरेशन कितना है 90। तो CBT1 में भी 90 मिनट था, यहाँ पे भी CBT2 में कितना है 90 मिनट है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ चुके हैं 120, ठीक है। तो यहाँ तक तो CBT1 है, ये CBT2। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो बेसिकली CBT2 से ही बनेगी, ठीक। अब आते हैं, अब उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बोला, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको CBT1 और CBT2 ही देना है, फिर उसके बाद आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें CBT1, CBT2 और तीसरा फेज भी आता है, जैसे कि साइको टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, किसी में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो कौन कौन से पोस्ट हैं, अब देखिए अगर जो बच्चे गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसको CBT1, CBT2 उसके बाद कोई एग्जाम देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीधे आप कहाँ आ जाएंगे, सीधे गुड ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, और दो पोस्ट देखिए, ये दो पोस्ट जो हैं ये टाइपिस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट टाइपिस्ट, ये दोनों देखिए यहाँ पे आपको CBT1 देना पड़ेगा, CBT2 देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जो अभी आपने नई वैकेंसी जो आई है कौन सी, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की, इसमें CBT1, CBT2 और उसके बाद सीधा आप कहाँ बन जाएंगे, सीधे यहाँ इस पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। कोई फिर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर में देखिए क्या है, स्टेशन मास्टर में CBT1 देना पड़ेगा, CBT2 देना पड़ेगा, और फिर एक साइको टेस्ट देना पड़ेगा। साइको टेस्ट क्या है, कुछ नहीं, ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगी, अगर इसमें आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप बन जाएंगे स्टेशन मास्टर बन जाएंगे। तो अब देखिए पिछले बार इसमें देखिए इस बार क्या चेंजेस किया है, इस बार चेंजेस देखिए एक चीज़ किया गया है कि पिछले बार क्या था कि 5th लेवल का एग्जाम था, 6th लेवल का एग्जाम था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये 5th लेवल का है, ठीक है। ये देखिए ये तीनों पोस्ट कौन से हैं 5th लेवल की हैं, और ये दोनों पोस्ट कितनी है 6th लेवल की हैं। तो पिछले बार क्या था कि 6th लेवल का एग्जाम के लिए अलग से लिया गया एग्जाम, 5th लेवल के लिए अलग से एग्जाम ले गया। लेकिन इस बार ये सिस्टम नहीं है, इस बार क्या कर दिया है कि सभी के लिए एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना, ये अब कॉमन कर दिया गया। तो पिछले बार सुविधा थी बच्चों को कि मान लेते हैं कि 6th फेज का उन्होंने एग्जाम दिया, तो अब मान लेते हैं वो एग्जाम खराब चला गया, तो उनके पास ऑप्शन था कि भाई हम 5th फेज का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन था उन लोगों के पास, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सीधा 5th फेज का एग्जाम हो या 6th फेज का, सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा और कॉमन कट ऑफ निकलेगी उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए तो यहाँ पे नुकसान है इस बात का, लेकिन रेलवे वाले को भी, रेलवे वाले ने अपनी सुविधा के लिए किया ताकि उन लोगों को बार बार एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि जो आपका जो टेस्ट होगा CBT1 या CBT2 में, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो कितनी होगी -1/3, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा बचें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चों का कि किस जोन से फॉर्म भरें, ठीक है। अब देखिए कोई भी टीचर, ठीक है ना, या कोई भी यूट्यूबर जो भी हो, दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ये जोन सही है, ये जोन सही है। देखिए कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किस जोन से फॉर्म फिलअप किया जाए और आप सेलेक्ट हो जाए, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक डाटा एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जोन हाई कटअप जोन हो सकता है, कौन सा जोन एवरेज कटअप जोन हो सकता है, ठीक है। ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं, देखिए सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी कहाँ से, कलकत्ता से। तो RRB कलकत्ता की आप वैकेंसी देखेंगे कितनी है 1382। उसके बाद किसकी है, मुंबई की है, कितनी है 827, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किसकी है, उसके बाद देखेंगे RRB भुवनेश्वर, इसमें कितनी सीटें हैं 758।
तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो सीटें यहाँ पे, सीटें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सीटें यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सीटें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर फॉर्म फिलअप किया तो सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होशियार चांद हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, और उनको लगता है कि सिर्फ ये बात वो खुद सोच रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बात तो हज़ारों बच्चे भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीटें ज़्यादा हैं तो फॉर्म भी सबसे ज़्यादा यहीं से भराए जाएंगे, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ से फिलअप होंगे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी यहीं पे होगा, कंपटीशन सबसे ज़्यादा होगा तो कटअप भी यहाँ पे हाई ही होने वाली है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, या मुंबई हो गया या कलकत्ता हो गया, ये हाई कटअप जोन के अंडर आने वाले हैं। यहाँ की कटअप तो पक्का है कि हाई होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और देखिए यहाँ पे जो मुजफ्फरपुर है, ठीक है, या पटना है, यहाँ पे सीटें देखिए कितनी है, 111 और 12 है। देखिए पटना बिहार के साथ हमेशा रेलवे कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि गलत ही करते रहता है, क्योंकि पिछले बार भी देखेंगे कि पटना से या बिहार जोन से बहुत कम सीटें थी, इस बार भी सबसे कम सीटें आप देखेंगे मुजफ्फरपुर से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी सीटें, 12। और सिल्लीगुड़ी में देखिए कितनी सीटें हैं, 40। तो यहाँ पे देखिए सीटें कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे यहाँ से सीटें कम है तो फॉर्म नहीं यहाँ से फिलअप करेंगे, यहाँ पे भी लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे और कंपटीशन भी लाखों में होगा। तो लाखों में होगा तो यहाँ पे भी जो कटअप बनेगी बहुत हाई कटअप बनेगी। सीटें कम है तो ऑब्वियसली कटअप वहाँ का तो ज़्यादा जाना ही जाना है, ठीक है। तो लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे तो कटअप यहाँ पे भी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो आप जोन देख रहे हैं ये भी हाई कटअप जोन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी आप रिमेनिंग आप देखेंगे, जितने भी जोन है, जितने भी आप जोन देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कौन सा हो, अजमेर हो, बेंगलोर हो, भोपाल हो, चंडीगढ़, जितने भी आप देख रहे हैं लगभग जितने भी जोन होंगे सब के सब एवरेज हाई कटअप जोन होंगे। एवरेज हाई कटअप की यहाँ का जो कटअप होगा ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना तो बहुत ज़्यादा कम होगा, एवरेज कटअप जोन इसको हम बोल सकते हैं। तो अब जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो किसी के बातों में ना आए कि यहाँ से सीट बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लें। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जब भी फॉर्म फिलअप करें तो ये ध्यान रहे कि किस जोन से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें फॉर्म फिलअप करने में, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे, जो सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्यूमेंट की बात करें, देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, नहीं है तो तुरंत बनवा लीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों के पास आधार कार्ड होगा। ये आधार कार्ड नहीं है तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम के समय आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। आधार कार्ड अपना बनवा ही लीजिए। उसके बाद देखिए जो भी डिटेल आप डाल रहे हैं अपने फॉर्म में वो 10th मार्कशीट से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। 10th मार्कशीट में एज इट इज़, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी है आपके 10th मार्कशीट से ही रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो 12th की डिटेल आपको डालनी है, 12th, ठीक है, 12th की डिटेल डालनी है। और ग्रेजुएट लेवल का अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो ग्रेजुएट की आपको क्या डालनी है, डिटेल डालनी है, ठीक है। वहाँ पे मार्कशीट, रोल नंबर जो होगा आपका क्या होगा, रोल नंबर होगा, पासिंग डेट होगा, वो आपको फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एक एक डिटेल, एक एक वर्ड एकदम ध्यानपूर्वक आपको भरना है। एक भी अक्षर इधर उधर हो गया तो फिर आपको बाद में नुकसान इसका बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है। एक एक वर्ड आपको ध्यान से भरना है। इसी वजह से आपको 1 महीने का टाइम दिया गया कि आराम से फॉर्म भरिए, ठीक है। बैंक डिटेल की बात करूँ, देखो बैंक डिटेल जो देनी है आपको अपनी देनी है, अपने पड़ोसी की नहीं देना है, ठीक है। यानी तो ऐसा नहीं कि आप किसी कैफ़े में चले गए, आपने फॉर्म फिलअप किया, अब बैंक डिटेल दे दी उसकी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी ही बैंक डिटेल देनी है, पड़ोसी की भी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि CBT 1 होगा, जैसे कि आपकी एक फ़ी कितनी है, आपकी 500 रुपये की है, तो इसमें क्या होगा, CBT 1 जैसे 1 होगा तो CBT 1 के बाद आपको ये पैसा वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके तो आपने अगर अपनी अकाउंट डिटेल डाली है तो आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। अगर आपने पड़ोसी की दे दी तो दिक्कत है, पड़ोसी को मिल जाएंगे। अगर किसी कैफ़े वाले से भरवाया तो कैफ़े वाले को मिल जाएगा। तो वो काम नहीं करना है, अपनी डिटेल देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर भी अपना डालना है और ईमेल आईडी भी अपनी डालनी है। मोबाइल नंबर क्यों? देखिए आप जब भी रेलवे की साइट पे जाके अपना जब अकाउंट एक्टिवेट करेंगे या खोलेंगे उसको, तो आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी,
या ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको मान लेते हैं CBT 1 का रिजल्ट आ गया, कैसे देखेंगे? रेलवे के अकाउंट में जो आपका अकाउंट है उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल आईडी डालेंगे, उसके थ्रू आपका अकाउंट खुलेगा, फिर आपके उसका रिजल्ट देखेंगे। तो ये जो मोबाइल नंबर है जो भी आप डालेंगे, जब तक पूरा एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इस मोबाइल नंबर को अपने पास रखना है और एक्टिवेट रखना है। और ईमेल आईडी भी अपनी ही डालनी है, इसको एक्टिवेट रखनी है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपनी डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो रेलवे की जो वेबसाइट है जहाँ पे अपना अकाउंट बनाया है वहाँ पे अपने मोबाइल और ईमेल आईडी की मदद से ही क्या कर पाएंगे, खोल पाएंगे उसको और आप जान पाएंगे। ये बात समझे? तो जब तक एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही आपको एक्टिवेट रखना है। ठीक, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, कास्ट सर्टिफिकेट। कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या लोचा है सर, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा डालें? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि नया वाला डालें कि पुराना वाला डालें। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, देखिए 4 लोग हैं, देखिए जो UR है अंडर, ये तो इन लोगों को तो किसी तरह की कास्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं OBC की। देखिए अब यहाँ पे ये है कि देखिए ये वैकेंसी कैसी है, सेंट्रल लेवल की है। तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो आपको अपना जो कास्ट, जो जाति प्रमाण पत्र डालना है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का यहाँ पर नहीं चलेगा। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिए और समझिए। अगर आपने गलती से स्टेट लेवल का डाल दिया, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल लेवल का है कि स्टेट लेवल का? तो आप उसमें सिंपल सी मोहर देखिए, आपका जो जाति प्रमाण पत्र को उसमें मोहर लगी होगी। तो मोहर अगर आप मान लेते हैं जैसे कि बिहार से हैं आप, तो बिहार सरकार की लगी होगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है। ठीक है, स्टेट लेवल का है, लेकिन आपको क्या चाहिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत कोई, समझ लीजिए कोई बहुत टफ काम नहीं है। आपके पास स्टेट लेवल का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आप जाइए अपने तहसील में, तो वो आपको सेंट्रल लेवल का उसी के अकॉर्डिंग वो बना देगा आपको। तो सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए, मतलब सेंटर वाली मोहर होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट होगा हमारा वो कितना, अगर मान लेते हैं कि किसी के पास है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल का है, तो कितना पुराना होना चाहिए सर्टिफिकेट हमारा, कास्ट सर्टिफिकेट? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना पुराना? तो कम से कम आपके पास 3 साल अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है। 3 साल वाला, 3 साल से ज़्यादा अगर पुराना है तो वो वैलिड नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब अपने जाइए तहसील में, ठीक है ना, उसको क्या करवा दीजिए, अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, तो नया रिन्यू हो जाएगा, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगा अगर 3 साल, अगर मान लेते 3 साल या 2 साल, 2 साल भी पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए अपने तहसील में, उसको अपडेट करवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए अपने फॉर्म में। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो जो बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। आप जाएंगे अपने तहसील में, 1 हफ्ते में वो आपको बना के दे देगा, 1 महीने का टाइम है, आराम से फॉर्म भरिए। ठीक है, ये तो हो गया OBC वालों के लिए। ठीक है, तो कम से कम 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब आते हैं EWS। देखिए इनका तो खेल अलग है। EWS मतलब कौन से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब देखिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है आपकी आय के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लेते हैं कि पिछले साल आपने EWS सर्टिफिकेट बनाया, तो पिछले साल आपकी आय कम थी तो आपने EWS सर्टिफिकेट बना लिया। ठीक है, आप अगले इस साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी बढ़ गई, तो हो सकता है कि अब सैलरी बढ़ेगी तो भी हो सकता है कि आप EWS जो आरक्षण दिया जाता है उसके अंदर आप नहीं आ रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि EWS रिजर्वेशन किसके अकॉर्डिंग है, आय के अकॉर्डिंग है। आय आपकी ज़्यादा हो गई तो आपको EWS सर्टिफिकेट फिर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए जो EWS होता है तो हर साल आपकी आय बढ़ती है, इसी वजह से इसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आपको देखिए ये क्या बनाना पड़ेगा, करंट फाइनेंस ईयर का आपको बनवाना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर इस साल आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस साल कौन सा फाइनेंस ईयर चल रहा है, 24-25, तो आपको 24-25 का EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब जाके अब वो अपलोड आपको करना है। ठीक है ना, एकदम न्यू होना चाहिए वो करंट का। ठीक है ना, 24 से 25। अब आते हैं SC/ST। देखिए SC/ST में, अब देखिए EWS में देखिए प्रॉब्लम क्या है, सेंटर और स्टेट वाला। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो OBC में कि है वो स्टेट के अकॉर्डिंग OBC में,
लेकिन स्टेट सेंटर उसको ओबीसी नहीं मानता है। बहुत सारे दोस्त होंगे, आपने देखा ही होगा कि स्टेट में उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसमें ओबीसी है लेकिन सेंटर में नहीं है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेंटर में ओबीसी हैं, वो स्टेट में नहीं है। तो इसी वजह से ये जो घचपिच हो गई है, इसी वजह से सेंटर वाला, अब सेंटर की वैकेंसी तो सेंटर वाला ये जानने की कोशिश करेगा कि भैया आप सेंटर की जो वैकेंसी भर रहे हैं उसमें आप सेंटर के अकॉर्डिंग आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में है कि नहीं है। इसी वजह से आपको वो सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है ना। SC/ST में देखो ये सब लोचा नहीं है। SC/ST जैसे सेंटर में है वही सेंटर, जो स्टेट में है वही सेंटर में भी है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कितना पुराना होना चाहिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कितना भी पुराना हो वो आप अपलोड उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई एक बार जब बनता है ये लाइफ टाइम के लिए बन जाता है, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए बन जाता है। SC/ST का देखिए लाइफ टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, तो आपके पास 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा। SC/ST उन लोगों के लिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड कर रहे हैं, कौन से जोन पे आपको फिल करना है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया तो आप जो भी मेहनत करेंगे सब बेकार हो जाएगी, सब के सब पानी में चली जाएगी, ठीक है ना। पहला स्टेज है, आराम से फॉर्म को भरिए। आप कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उस जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं यहाँ पे सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो अच्छे से फॉर्म भरिए, जम के तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आरएम के इस चैनल पे मैं साइंस रोज़ 7 बजे लाइव लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे आइए, फिर अभिषेक सर हैं, फिर रजनी सर है, ये कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है उसको आप ज्वाइन कीजिए और ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम या आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर मान लेते हैं कोई सेक्शन आपका कमज़ोर है, आपको पता चल जाएगा, फिर आप उस पर प्रॉपर वे में काम कीजिए। बहुत जल्दी हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं आरएम के इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे कंप्लीट एक आपको पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता है, ना मैथ के बारे में, ना रीजनिंग के बारे में, ना साइंस के बारे में, ना जीके, जिसके एकदम जीरो से, तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे और आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो इस रेलवे वैकेंसी के तहत। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।